हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 के चैप्टर को। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो तक हमने कक्षा 7 को पढ़ा था। उसमें हमने 7 ही पाठ पढ़े थे। 8वां अध्याय जो अभी कक्षा 7 का ही चल रहा है वो देखें। अध्याय का नाम है आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। कि आज़ादी से पहले राजस्थान में सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुधार हुए थे। तो राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव था, यानी ब्रिटिश शासन का राज था 1818 से लेकर 1947 तक। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि मध्यकाल में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किन शासकों द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर के द्वारा। राजा राम मोहन रायों के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो प्रयास किसका था? राजा राम मोहन राय का। कानून कब बना? 1829 में। कानून बनाया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। सर्वप्रथम जयपुर राज्य, इसके पश्चात कोटा मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। तो सबसे पहले कानून कहाँ बना था? जयपुर राज्य में बना था। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। पहले कन्या का जन्म होने पर उसे मार दिया जाता था, कन्या का वध कर दिया जाता था। लेकिन कोटा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया। बाल विवाह व अनमेल विवाह को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई थी। छोटी छोटी लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। अनमेल विवाह यानी लड़की की उम्र बहुत कम और लड़के की उम्र बहुत अधिक, ऐसे विवाह भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो इसके लिए दयानंद सरस्वती ने प्रयास किया था। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। तो सबसे पहले अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह कानून कब बनाया था? 10 दिसंबर 1903 को बनाया था। अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा का भी उन्मूलन किया गया। 1833 में चार्टर अधिनियम के अंतर्गत दास प्रथा को भी रोक लगा दी गई थी। दास प्रथा आप जानते होंगे, जिसमें लोगों को, बड़े जमींदार लोग अपने अधीन लोगों से कार्य करवाया करते थे, जिसमें केवल उनको भोजन के बदले काम करना पड़ता था। मेवाड़ और कोटा राज्यों में डायन प्रथा का प्रचलन अधिक था। तो सबसे ज़्यादा डायन प्रथा कहाँ प्रचलित थी? मेवाड़ और कोटा में। इसमें कोई स्त्री थी उसको डायन घोषित कर दिया जाता था, फिर उसको पत्थर मार मार कर मार दिया जाता था। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ थी? मेवाड़ और कोटा राज्य में सबसे अधिक थी। 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1853 ईस्वी में कौन सी प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? डाकण प्रथा को। 1819 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का पहला कॉलेज अजमेर में खोला गया था। तो उस समय ब्रिटिश शासन अजमेर मेरवाड़ा में ही था। तो सबसे पहला कॉलेज भी 1819 में सबसे पहला स्कूल अजमेर में ही खोला गया था। 1835 में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बना दिया गया था। अंग्रेजों ने 1835 में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बना दिया और 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका पहला सत्र 1875-76 से प्रारंभ हुआ था और इसमें केवल राजा महाराजाओं के बच्चों को ही पढ़ाया जाता था।
तो वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1872 में। जबकि इसका पहला सत्र कब बना था? 1875-76 में। अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 1835 में। और कन्या वध को सर्वप्रथम गैर कानूनी कहाँ घोषित किया गया था? कोटा में। और बाल विवाह और अनमेल विवाह सबसे पहले कहाँ रोका गया था? तो अलवर में रोका गया था। और 10 दिसंबर 1903 को डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1853 ईस्वी में। और आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल अजमेर में कब खोला गया था? 1819 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 को राजस्थान विद्यापीठ संस्थान की स्थापना की थी। किसने? पंडित जनार्दन राय नागर ने। 1861 ईस्वी में मिशनरी संस्थान कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया था। सरकार द्वारा 1866 में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में पहला सरकारी कन्या विद्यालय खोला गया था। कब? 1866 में सबसे पहले अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या का जन्म कब हुआ था? 1904 में डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ था। डूंगरपुर के नाना भाई खाट जो एक भील थे, उनकी पाठशाला बंद नहीं करने पर हत्या कर दी गई थी। किसको मारा गया था? नाना भाई खाट को। भील थे जिनको कहा गया कि पाठशाला बंद कर दो, तो उन्होंने नाना भाई खाट ने, सेंगा भाई ने मना कर दिया, तो नाना भाई खाट को मार दिया गया। और पाठशाला का दूसरा अध्यापक था सेंगा भाई, उसको अपने वाहन के पीछे घसीट कर ले जा रहे थे। तभी उनकी शिष्या कालीबाई जो 13 वर्षीय भील बालिका थी, उन्होंने देखा कि उनके गुरु को एक वाहन के पीछे, जीप के पीछे घसीटा जा रहा है, तो उसने अपनी दांतली से, अपनी दराती से सेंगा भाई से बंधी हुई रस्सी को काट दिया और अपने गुरु को बचा लिया। लेकिन वाहन पर बैठे फौजी ने कालीबाई और सेंगा भाई दोनों को ही गोलियों से दागकर मार दिया गया। तो डूंगरपुर के नाना भाई खाट, सेंगा भाई और 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई को अंग्रेजों ने मार दिया था। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ। महाराजा करणी सिंह 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे थे। हीरालाल शास्त्री का जन्म जौबनेर जयपुर कृषक परिवार में 24 नवंबर 1899 को हुआ था। सन 1929 में हीरालाल शास्त्री ने दूरस्थ एवं पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र चुना था। यानी हीरालाल शास्त्री ने जयपुर को छोड़ा और एक पिछड़ा गांव था जिसका नाम था वनस्थली, तो वहां का क्षेत्र कार्य के लिए चुना था 1929 में। और हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 1899 में। वनस्थली में हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। वनस्थली में हीरालाल शास्त्री ने कौन सी संस्था स्थापित की थी? जीवन कुटीर नाम से। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। और हीरालाल शास्त्री द्वारा बनाई हुई संस्था जीवन कुटीर कहाँ स्थित है? वनस्थली में। 1948 में जयपुर स्टेट के व 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ही बने थे। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हीरालाल शास्त्री व रतन शास्त्री जो हीरालाल की पत्नी थी, दोनों ने मिलकर की थी। किशोरी देवी का जन्म हुआ था दुलारों का बाग झुंझुनू में। किशोरी देवी के पति थे श्री हरलाल सिंह। और जल, जंगल और जमीन आंदोलन मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा चलाया गया था। जल, जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया था? मामा बालेश्वर दयाल। मामा बालेश्वर दयाल को याद रखना। जल, जंगल, जमीन। अध्याय नंबर 9 प्रारंभ होता है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान किस प्रकार से और किस किसने दिया था। तो 1935 में संविधान सभा बनाने की घोषणा हुई थी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संविधान सभा बनाने की घोषणा हो गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण
चुनी हुई संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि हमारी संविधान सभा का निर्माण हम स्वयं करेंगे, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हमारी संविधान सभा के निर्माण में नहीं चाहिए। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया गया था। तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। तो संविधान को स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। सन 2015 से प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में राजस्थान के कौन कौन सदस्यों ने भाग लिया था वो देखें। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से, जय नारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से और सरदार सिंह खेतड़ी से। तो ये जो राजस्थान के संविधान सभा में भाग लेने वाले सदस्य हैं, एक बार दोबारा देख लें। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, माणिक्य लाल वर्मा, जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, रामचंद्र उपाध्याय, दलेल सिंह, गोकुल लाल असावा, जसवंत सिंह, राज बहादुर, हीरालाल शास्त्री और सरदार सिंह। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, यानी राजस्थान की रियासत में प्रशासनिक तौर पर अधिकारी नियुक्त हुए थे, जबकि ये थे दूसरी जगह के। वो देखिए कौन कौन है। सर वीटी कृष्णमाचारी जो जयपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे, सीएम वेंकटाचारी जो जोधपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे, सरदार केएम पनिकर बीकानेर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे और सर टी विजय राघवाचार्य उदयपुर के प्रशासनिक अधिकारी थे। कृष्णमाचारी जयपुर के थे, वेंकटाचारी जोधपुर के थे, पनिकर बीकानेर के थे और विजय राघवाचार्य उदयपुर के थे। भारत में संविधान की मूल प्रति में टोटल 22 चित्र हैं, जिन चित्रों को चित्रित करने वाले हैं नंदलाल बोस। राजस्थान के वे नेता जो राजस्थान मूल से शामिल हुए थे, लेकिन वो प्रवासी थे, यानी थे तो राजस्थान, मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे, लेकिन वर्तमान में वो दूसरे राज्य में रहा करते थे। तो सबसे पहले है प्रभुदयाल हिम्मत सिंह जो पश्चिमी बंगाल से थे, बनारसी दास झुंझुनवाला जो बिहार से थे और पद्मपत सिंघानिया जो उत्तर प्रदेश से थे। तो ये 3 आपको याद रखने। राजस्थान मूल से शामिल हुए थे लेकिन रहते प्रवास में थे। प्रभुदयाल, बनारसी दास और पद्मपत सिंघानिया। मुकुंद बिहारी लाल भार्गव का जन्म 1903 उदयपुर में हुआ था और व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत के प्रतिनिधित्व थे। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। तो ये राजस्थान के व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ लिया है कि ये कौन कौन थे। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो अजमेर मेरवाड़ा से थे। माणिक्य लाल वर्मा का जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ 1897 में। सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। माणिक्य लाल वर्मा का लिखा गीत कौन सा है? तो पंछिड़ा गीत है।
माणिक्यलाल वर्मा 1948 में वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री व 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। तो इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े थे और मेवाड़ में उदयपुर है, तो उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया था। अगले आते हैं जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का जन्म 1999 जोधपुर में हुआ था। आपको केवल ये स्थान याद रख लें, काफ़ी है। जय नारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक तथा 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक भी रहे थे। तो तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास 1951 से 1956 तक 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ये जोधपुर संविधान सभा के सदस्य बने। बलवंत सिंह मेहता, इनका जन्म 1900 में उदयपुर में हुआ। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता ही बने थे। उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना बलवंत सिंह मेहता ने ही की थी। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता ही थे। जिसमें बल होगा वो ही सबसे पहले हस्ताक्षर करेगा। तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और जो कहाँ के थे? उदयपुर के। बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री कौन थे? जसवंत सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री थे जसवंत सिंह। टोंक जिले के निवाई तहसील के वनस्थली गांव में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की। यह आपको बता दिया, आपको ये ध्यान रखना है, टोंक जिले के निवाई तहसील में है वनस्थली गांव। सर वी.टी. कृष्णमाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे, जो जयपुर रियासत के दीवान थे। हमने अभी पढ़ा है, कृष्णमाचारी जो थे तमिलनाडु के और जयपुर रियासत के दीवान थे। C.S. वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले थे और ये विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। तो विजय राघवाचार्य, वेंकटाचार्य और कृष्णमाचारी ये तीनों दूसरे राज्यों के थे और इन्होंने राजस्थान में प्रतिनिधित्व किया था क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी थे। तो वेंकटाचार्य कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। कृष्णमाचारी कहाँ थे? के तमिलनाडु के। और विजय राघवाचार्य ने मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। और विजय राघवाचारी ने मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। C.S. वेंकटाचारी ने जोधपुर का प्रतिनिधित्व किया था। इसके पश्चात हमारी कक्षा 8 शुरू होती है। कक्षा 8 का पहला चैप्टर है 18वीं सदी का राजस्थान। तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था। राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने प्रवेश कहाँ किया था? मेवाड़ में। और कब किया था? 1711 में। लेकिन ये क्वेश्चन एक और बनता है इससे संबंधित कि मराठों का राजस्थान में राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कहाँ किया गया था? तो वो बूंदी में किया गया था। मराठों ने राजनीति में हस्तक्षेप बूंदी में किया था और जब राजस्थान में प्रवेश है वो मेवाड़ में किया था। मराठों का राजस्थान में राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप बूंदी में हुआ था। 22 अप्रैल 1734 को बुद्ध सिंह को पुनः शासक बनाकर इन्होंने हस्तक्षेप जमा लिया था कि मराठा आ गए थे और जब दो आपस में लड़ा करते थे उत्तराधिकार संघर्ष के लिए, तो उनके बीच में मराठा पड़ जाते और किसी एक को विजयी करवा देते और उस जो क्षेत्र होता था उस राज्य को अपने कंधों पर उसका भार ले लेते थे और उसके बदले पैसे लिया करते थे। इस प्रकार से मराठे राजस्थान में प्रवेश करने लग गए थे। हुरडा सम्मेलन कब कहाँ हुआ था? तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। वेरी इंपॉर्टेंट। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को। हुरडा है कहाँ? भीलवाड़ा में। ये सम्मेलन किसने बुलाया था? हालांकि ये सम्मेलन संग्राम सिंह द्वितीय ने बुलाया था, लेकिन वो तो अध्यक्ष नहीं बन पाए, उससे पहले ही उनका निधन हो गया। तब जगत सिंह द्वितीय ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। मेवाड़ के महाराणा थे जगत सिंह द्वितीय, जो संग्राम सिंह द्वितीय के पश्चात बने थे। इन्होंने इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और ये सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा भीलवाड़ा में हुआ था।
हुरडा सम्मेलन में आमेर के सवाई जयसिंह आए थे, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन शाल आदि शासकों ने भाग लिया था। भाग तो काफ़ी शासकों ने लिया था, लेकिन ये सम्मेलन फिर भी असफल रह गया था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णय की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया था। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए, अब ये मराठा पेशवा बाजीराव है, इनको पता चल गया कि हमारे विपक्ष में इस प्रकार से राजस्थान में चालें चली जा रही है, तो पेशवा बाजीराव ने सोचा कि देखते हैं हमारा कितना प्रभुत्व राजस्थान में है। तो इन्होंने अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा था, और जब राधाबाई 1735 में राजस्थान आई तो यहाँ पर इनका खूब आदर सत्कार हुआ। तब पेशवा बाजीराव को थोड़ी संतुष्टि मिली कि हाँ, मेरी धाक राजस्थान में बन रही है। राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों की भूमिका। राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष होने लग गए थे। 1743 से उत्तराधिकारी संघर्ष चालू हुए और 1750 तक चलते रहे। सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। उदयपुर के महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय, एक तो अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था, वो नहीं, ये अमर सिंह द्वितीय है। इनकी बेटी थी चंद्र कुंवर बाई। तो चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जयसिंह जयपुर वाले के साथ कर दिया गया था, और इनका विवाह 1708 में इस शर्त पर हुआ था कि मेवाड़ की राजकुमारी यानी चंद्र कुंवर से उत्पन्न संतान ही जयपुर का शासक बनेगा। तो इस प्रकार से शर्त रखी गई थी उदयपुर के महाराणा अमर सिंह के द्वारा कि मेरी पुत्री से उत्पन्न लड़का ही जयपुर का शासक बनेगा। जयसिंह की तो मृत्यु हो जाती है। जयसिंह की मृत्यु के पश्चात चंद्र कुंवर से उत्पन्न तो पुत्र था माधो सिंह, और इसका एक बड़ा पुत्र था जयसिंह का, जिसका नाम था ईश्वर सिंह। अब माधो सिंह और ईश्वर सिंह में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होने लगा। तो माधो सिंह अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जिन्होंने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, उन्हीं के सहयोग से ईश्वर सिंह को चुनौती दे दी। और इस चुनौती में ईश्वर सिंह ने हालांकि 2 युद्ध भी लड़े थे और उनमें विजयी भी हुआ था। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। अब मराठों को बुला लिया गया, और मराठों ने किसका पक्ष लिया था? माधो सिंह का। और मराठा सरदार किसने लिया था? मल्हार राव होलकर ने। अब ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य 2 युद्ध हुए, एक राजमहल का युद्ध और एक था बगरू का युद्ध। ये 2 युद्ध हुए, और इसमें हालांकि ईश्वरी सिंह जीता था, लेकिन खुद के द्वारा बनाई हुई ईसर लाट से कूदकर इन्होंने आत्महत्या की थी। उसका प्रमुख कारण था इन्हीं ईश्वरी सिंह का सेनापति, जिसका नाम था हरगोविंद नाटाणी। तो अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। उसके पश्चात आता है जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। यहाँ पर राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ, और अंत में मराठों के आने से राम सिंह को राज्य का आधा भाग दे दिया गया। फिर हुआ मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष, जिसमें अरी सिंह व रतन सिंह के मध्य ये संघर्ष हुआ था, और राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। तो जहाँ पर वो कहते हैं ना, पोल में ढोल बजाई जाती है, तो वो ही है कि राजस्थान के शासकों के पारस्परिक आपस में ही उनमें वैमनस्य था। इसके कारण मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान में बढ़ने लगा। 1817-18 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी शुरू कर दी। अब राजस्थानी जो शासक थे वो मराठों से काफ़ी परेशान हो चुके थे। इस वजह से इनको एकमात्र सहारा अंग्रेज दिखे, और 1817-18 में राजपूत शासकों ने अब अंग्रेजों से संधियां करनी, उनकी सहायता लेनी शुरू कर दी। 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राज्य कौन सा था? भरतपुर, जिसने 1803 में ही संधि कर ली थी। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था, और 1823 में फिर सिरोही ने भी संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था।
इसके पश्चात आती है 1857 की क्रांति। अब राजस्थानी हैं वो अंग्रेजों से भी परेशान हो गए। पहले उन्होंने मराठों से सहायता ली, मराठों ने खूब बैंड बजाई राजस्थानियों के जो शासक थे उनकी, और फिर जब मराठों से परेशान हो गए तब अंग्रेजों की सहायता ली। फिर अभी अंग्रेजों से भी तंग आ चुके हैं क्योंकि अंग्रेजों ने भी इन्हें खूब परेशान किया। तब ये परेशान होकर करते हैं 1857 की क्रांति, और उसी क्रांति के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। 1818 ईस्वी की संधियों में यह निश्चित किए गया कि राज्यों का आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। अब ये इनको क्या ज़्यादा दे दिया ना, भाव ज़्यादा दे देते हैं तो फिर मुश्किल ही होती है। तो वो ही है कि 1818 की संधि हुई, उनमें ये निश्चित कर लिया गया कि राज्यों में आपसी विवाद होंगे तो उनका निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे कि कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। अब कंपनी धीरे धीरे उंगली पकड़ते पकड़ते पूरा हाथ ही पकड़ लिया और कंपनी राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करने लग गई। 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की और जालिम सिंह को कोटा का महाराव नियुक्त कर दिया गया था। राज्यों में उत्तराधिकार प्रश्न पर असंतोष कैसे हुआ? तो 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कर दी गई थी। 1844 में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण में स्थापना कर दी कि बांसवाड़ा को भी उन्होंने हथिया लिया था महारावल लक्ष्मण सिंह से कि अभी ये नाबालिग है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी शासन का नियंत्रण बांसवाड़ा पर भी हो गया। सामान्य जनता की भावना। अब सामान्य जनता अंग्रेजों से परेशान हो चुकी थी और अंग्रेजों से परेशान होकर शेखावाटी के क्षेत्र के 2 व्यक्ति डोंगजी और जवारजी चाचा भतीजा एवं लोठू जाट ने नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूट लिया और उन्होंने क्या गरीबों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए थे। डोंगजी और जवारजी ने जो अमीर वर्ग थे उनसे धन लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। राज्यों के आर्थिक मामलों में अंग्रेजों ने कैसे हस्तक्षेप किया था? अंग्रेजों द्वारा राज्य से खिराज वसूला जाने लगा था। शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूलने लग गए थे। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कर दी थी। 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की थी। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन कर दिया। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर दी। अब इतनी सारी इन्होंने स्थापनाएं कर दी और इनमें जो सैनिक हुआ करते थे उन सैनिकों का पूरा खर्चा था वो राज्य उठाता था, राज्य ही उनका भार उठाता था और उसमें राजस्थानियों को ही सैनिक बना दिया गया था। यानी खुद का कुछ भी नुकसान नहीं होता था, उल्टे फायदा होता था। तो इस प्रकार से उन्होंने शांति व्यवस्था के नाम पर काफी धन ले लेते थे राज्यों से और खिराज वसूल कर लेते थे। 1822 में ये वाले याद रखना। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना और 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। अब सामंतों की मनोदशा क्या होती है? संधि के पश्चात सामंतों पर से राजा की निर्भरता समाप्त हो गई। पहले तो सामंत शासक का पक्ष लिया करते थे, जो राजा था वो सामंतों पर ही निर्भर था। सामंत ही कर वगैरह लिया करते थे जनता से और वो राजा के पास पहुंचा दिया करते थे। लेकिन अब सामंतों की स्थिति बहुत दीनहीन हो गई थी। 1857 के क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे? एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो एनफील्ड राइफल थी उस समय, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई दी गई, ऐसी वहां पर अफवाह फैल गई थी और लगाई भी होगी। तो इस वजह से ये तात्कालिक कारण बना था। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 में शुरू हुई थी।
क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? मेरठ में हुई थी 10 मई 1857 को। होनी कब थी? 31 मई को होनी थी। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स था। मेवाड़ का था मेजर सावर्स, मारवाड़ का था मॉकमेसन भी नाम मिलता है, मैकमॉसन, और जयपुर का था कर्नल ईडन। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेवाड़ के थे मेजर सावर्स, मारवाड़ के थे मैकमॉसन, जयपुर के थे कर्नल ईडन। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी: नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। ये 6 मुख्य सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद सैनिक छावनी कहाँ थी? अजमेर में। और नसीराबाद सैनिक छावनी को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहा जाता था। नीमच थी ग्वालियर में। मालवा, मेवाड़, राजपूताना। एरिनपुरा की पाली में जोधपुर लीजियन। देवली टोंक में कोटा कंटिजेंट। ब्यावर की अजमेर में मेर रेजिमेंट। खेरवाड़ा की उदयपुर में भील रेजिमेंट। तो इस प्रकार से ये सैनिक छावनियां थी 6। ये 6 सैनिक छावनियों के आपको नाम याद रखने हैं। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली थी। इसकी सूचना कब मिली थी? 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस है वो मेरठ में जो विद्रोह हुआ था उसकी सूचना माउंट आबू में मिली थी। क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी खूब लगती थी, इस वजह से ये सर्दियों में अजमेर रहा करते थे और गर्मियों में माउंट आबू रहा करते थे। तो 19 मई 1857 को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में एजीजी लॉरेंस को मिली। 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह हुआ। मेजर स्पॉटिसवुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया गया था। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह हुआ। वहां पर मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह हो गया और वहां सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी। नीमच छावनी का कप्तान कौन था? मैकडोनाल्ड। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की थी। सावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में एरिनपुरा में विद्रोह का बिगुल बजाया था कि 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के कौन मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में एरिनपुरा में विद्रोह का बिगुल बज गया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी सैनिक छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? एरिनपुरा के क्रांतिकारियों ने। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने इन एरिनपुरा के सैनिकों से ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह मिले और इन्हें अपने साथ आहुआ लेकर चले गए। आहुआ की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा, पाली में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को क्रांतिकारियों ने पराजित किया। बिठोड़ा का युद्ध हुआ था पाली में 8 सितंबर 1857 को। इस दिन हीथकोट और इसके साथ में जोधपुर का महाराजा तख्त सिंह, ये इन दोनों की सेना थी और एक तरफ थे क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारियों ने हीथकोट और महाराजा तख्त सिंह की सेना को परास्त कर दिया था बिठोड़ा पाली के युद्ध में। फिर उसके 10 दिन पश्चात 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों व जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ था। पहले बिठोड़ा का युद्ध होता है, फिर चेलावास का युद्ध होता है। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, ABC आप लिखोगे तो ABCD, बीच में B और C, B पहले आता है तो बिठोड़ा का युद्ध और C बाद में आता है तो चेलावास का युद्ध। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। 10 दिन 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का और 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। मैकमॉसन का भी सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर क्रांतिकारियों ने लटका दिया था।
कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के नेतृत्व में हुई थी। कोटा में क्रांति। कोटा के विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। कोट में क्या लगे होते हैं? बटन लगे होते हैं। तो कोटा शहर में किसका सिर घुमाया था? कैप्टन बर्टन का सिर घुमाया था क्रांतिकारियों ने। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में कैद कर दिया था, क्योंकि राम सिंह साथ दे रहा था अंग्रेजों का। इस वजह से राम सिंह को क्रांतिकारियों ने कोटा के दुर्ग में ही कैद कर दिया था। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति है वो समाप्त हो गई। जून 1858 तक अंग्रेजों ने संपूर्ण जितने भी रियासत पर क्रांतिकारियों ने नियंत्रण किया था वो नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले लिया। और तात्या टोपे, कोटा के दो क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब खां तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगला अपना चैप्टर शुरू होता है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो राजस्थान का एकीकरण जो हम पढ़ते हैं वो देखें। एकीकरण से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़। 3 ठिकाने थे। नकुल याद रख लेना। न से नीमराणा, कु से कुशलगढ़ और लावा, ये 3 ठिकाने थे। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। एकीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? कोटा रियासत के शासक भीम सिंह ने किया था। एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। एकीकरण में कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। अब आप इनको याद कैसे करेंगे? एकीकरण कब कब हुआ था, क्या क्या नाम थे, उनके बारे में आप देखें। जैसे मैंने याद कर रखा है उसी तरह से मैं आपको बता देती हूँ। अब आपको याद हो तो देख लेना अच्छे से। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 01। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 01। फिर आप याद रखना मामा अम्मी जान। मामा मम्मी का भाई, अम्मी जान। तो मामा से याद रखना माँ से मार्च, माँ से मार्च, ए से अप्रैल, मैं से मार्च, मी से मई, जा से जनवरी, न से नवंबर। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। उसके पश्चात 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50। तो 3 बार 48, 1948, 1948, 1948, 1949, 1949 और 1950 और लास्ट में 1 नवंबर 1956। इनके नाम कैसे याद रख सकते हैं? मैं पहले संयुक्त बूढ़ा था या मैं पहले संयुक्त बड़ा हुआ करता था। तो मैं से मत्स्य संघ, पहले से पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बूढ़ा से वृहद राजस्थान और फिर ये एक साथ में संयुक्त और बूढ़ा एक साथ में कर देना संयुक्त वृहद राजस्थान और लास्ट में राजस्थान संघ और राजस्थान। तो इस प्रकार से आप इनके नामों को भी याद रख सकते हैं। इनकी राजधानियां भी याद रख सकते हैं। राजधानियां अलका उदय की 4 बार जय हो। अलका और उदय की 4 बार जय हो। ऐसे पहले मत्स्य संघ की राजधानी होगी अलवर। अलका से अलवर, का से कोटा, उदय से उदयपुर, 4 बार जय तो जयपुर, 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 जयपुर। तो इस प्रकार से इनकी आप 7 चरणों की राजधानियां याद रख सकते हैं। राज प्रमुख ऊभी भूमा। ऊभी हम राजस्थानी में ऊभा खड़ा होने को कहते हैं। तो ऊभी यानी खड़ी है, भूमा यानी भूमा नाम की कोई लड़की है, ऊभी है भूमा। तो ऊ से उदयभान सिंह, भी से भीम सिंह, भू से भोपाल सिंह, माँ से मान सिंह और मान सिंह वही 4 बार आ जाएंगे। जहाँ राजधानी जहाँ पर जयपुर 4 बार है तो मान सिंह भी 4 बार राज प्रमुख आ जाएंगे। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं ऊभी भूमा। ऊ से उदयभान सिंह, भी से भीम सिंह, भू से भोपाल सिंह, माँ से मान सिंह। फिर आते हैं उद्घाटनकर्ता गॉडगिल नेहरू सरदार। गॉडगिल नेहरू सरदार। गॉड नेहरू सरदार। हम कैसे क्या कह सकते हैं? गॉड ओ गॉड, हे भगवान, नेहरू है और फिर वो सरदार बन गया
तो गॉड गॉड नेहरू सरदार, तो गॉडगिल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये उद्घाटनकर्ता थे और 4 चरणों के ही उद्घाटनकर्ता मिलते हैं, इसलिए गॉड गॉड नेहरू सरदार, गॉडगिल पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री कैसे याद रखेंगे? सोगो माही, सोने को कहते हैं सोगो, यानी सो गया, माही अब कुछ भी आप समझें, अपने प्रिय को कह सकते हैं सोगो माही। प्रधानमंत्री कौन थे? अगर मान लो किसी का प्रिय प्रधानमंत्री है तो उसको सोने देंगे आराम से, तो सोगो माही। सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुल लाल असावा, माँ से माणिक्य लाल वर्मा और ही से हीरालाल शास्त्री। इसके पश्चात सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत थी, ये तो आप जानते हैं, सबसे पहले मेवाड़ रियासत है। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ अभी भी सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो मारवाड़ याद रखना। सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या के आधार पर देखें तो जयपुर, जो अभी भी जयपुर ही है। और एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। अब देखें मत्स्य संघ में कौन कौन से रियासतों को शामिल किया गया था? तो ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो इस प्रकार से आप ये 4 याद रख लेंगे। दूसरे नंबर पर मैं पहले से पूर्व राजस्थान या राजस्थान पूर्व राजस्थान में देखें, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की झाड़ से झालावाड़, रू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा और ट से टोंक। अब ये दूसरा चरण था और दूसरे चरण में 2 ही ठिकाने इसमें शामिल हुए थे, कुशलगढ़ और लावा। नीम खारा होता है इसलिए नीम इसमें शामिल नहीं हुआ, यानी नीमराना शामिल नहीं हुआ। दूसरे चरण में 2 ही ठिकाने शामिल हुए, कुशलगढ़ और लावा। तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, जिसको हम तृतीय चरण के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूर्व राजस्थान के साथ में उदयपुर को शामिल किया गया था। अच्छा, आप देखें, जब मैंने उदयपुर नाम लिखा तो उदय में सबसे पहले हमने 3 लिखा है, तभी वो उदयपुर बन रहा है। तो तीसरे चरण में कौन शामिल हुआ था? उदयपुर शामिल हुआ था। वृहद राजस्थान चौथा चरण है और चौथे चरण में 4 ही रियासतें शामिल हुई थी, JB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो संयुक्त राजस्थान के साथ में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 4 रियासतें शामिल हुई। उसके पश्चात आता है 5वां चरण, संयुक्त वृहद राजस्थान। 5 चरण, 5 कैसे लिखेंगे हम? 4 + 1 = 5 हो जाएंगे। अब इसको कैसे याद रखिए कि मैंने क्यों बताया है? आप सोचोगे हम बच्चे थोड़े ना 4 + 1 बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखने के लिए चौथे चरण का क्या नाम था? वृहद राजस्थान। पहले चरण का क्या नाम था? मत्स्य संघ। तो ये दोनों मिलकर बन जाता है 5वां चरण। और जो एक कड़वा नीम था वो एक अकेला ही यहाँ पर आकर मिलता है 5म चरण में, नीमराना ठिकाना। तो वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ और नीमराना ठिकाना संयुक्त वृहद राजस्थान में मिल जाता है। राजस्थान संघ 6वां चरण बनता है, 6वां चरण बनता है, जिसमें सिरोही को शामिल किया जाता है। देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को, आबू देलवाड़ा को छोड़कर पूरा सिरोही संयुक्त वृहद राजस्थान में शामिल कर दिया जाता है। तो ये बनता है 6वां चरण। और 7वां चरण जो पूर्ण हो जाता है राजस्थान के नाम से, राजस्थान में आबू देलवाड़ा जो छोड़ दिया था सिरोही का, वो शामिल हो जाता है। उसी के साथ अजमेर मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था जिसका नाम था सुनेल टप्पा, वो तो हमारे राजस्थान में शामिल हो जाता है। और अपने झालावाड़ का था सिरोंज क्षेत्र, जो हम मध्य प्रदेश को दे देते हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश से हम एक ले लेते हैं सुनेल टप्पा और एक दे देते हैं सिरोंज। अच्छा, जब बॉल फेंकी जाती है तो वो क्या करती है? टप्पा खाती है और अपने राजस्थान में आकर गिर जाती है। तो सुनेल टप्पा हमने लिया, तो सिरोंज हमने मध्य प्रदेश को वापस दे दिया और इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण भी समाप्त हुआ। इसके पश्चात हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे, राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या के संबंध में देखें, भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है।
भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है और भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% है। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी हुई है? तो 21, याद रख लेना, 21% हुई है। हम कोई भी प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ भी हमारी वृद्धि होती है, हमें अच्छा फील होता है, तो कितने रुपए का चढ़ाते हैं? 21 रुपए का। तो 21% की वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर की हुई है 32.5% और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि गंगानगर की हुई। जब बाढ़ होती है, सबसे जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई है? सबसे ज्यादा बाड़मेर की। अगर बाढ़ लगी रहती है तब चोर देखता है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा रखा हुआ है। जब बाहर ताला लगा है, बाढ़ लगी है, तब भी क्यों ताला लगा है, क्यों बाढ़ लगाई? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा है। तो वो क्या करेगा? कूदेगा और वहीं चला जाएगा। तो वृद्धि कर दी ना उसने वहां आकर। पहले से मान लो 5 व्यक्ति है, छठवा वो आ गया, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? बाड़मेर में हुई है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि गंगा में। अगर मान लो कोई गंगानगर में कोई हमारे यहाँ किसी का निधन हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो गंगा में उसकी अस्थियां प्रवाहित कर देते हैं, यानी उसकी कमी कर देते हैं, हम उस एक को कम कर देते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की है? गंगानगर की है। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम कहाँ है? जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये तो आपको आता होगा। कुल जनसंख्या का 10% भाग जयपुर जिले में रहता है, जबकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और पूर्वी समतल मैदानी प्रदेश में हम जनसंख्या का घनत्व देखें तो 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में लिंगानुपात देखें तो 928, 1000 पर 928 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात देखें तो 888 ही है। सर्वाधिक लिंगानुपात देखें तो डूंगरपुर में 994 है और सबसे कम लिंगानुपात देखें तो धौलपुर में 846 ही है। राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? 66.11% राजस्थान की कुल साक्षरता है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा 76.6%। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर 54.9%। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता है 79.19%, यानी आप लगभग 80% याद रख लें। महिलाओं की साक्षरता 52.12%। आप 50% भी ध्यान में रखें तो चल जाएगा काम। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता 79.19% और महिलाओं की साक्षरता 52.12%। पुरुष व महिला साक्षरता में हम देखें तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर हैं झुंझुनू में और सबसे ज्यादा महिलाएं साक्षर हैं कोटा में। और सबसे कम देखें तो सबसे कम पुरुष साक्षर हैं प्रतापगढ़ में और सबसे कम महिलाएं साक्षर है जालोर में। और साक्षरता में सबसे पिछड़ा भी कौन सा है? जालोर ही है। राज्य में शहरी आबादी 25% है तो ग्रामीण आबादी अपने आप ही 75% हो गई। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में रहती है। सबसे ज्यादा शिक्षित भी कोटा में, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या भी कोटा में है। राजस्थान में सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? सबसे कम नगरीय जनसंख्या है डूंगरपुर में। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात भी कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या जो नगरीय जनसंख्या है वो डूंगरपुर में है और सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? डूंगरपुर में ही है। राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 13.5% है। और राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन सी है? भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया, सहरिया, ये प्रमुख राजस्थान की जनजातियां हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति में जनसंख्या देखें तो वह मीणा जनजाति की सबसे ज्यादा है। मीणा जनजाति जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में पाई जाती है। राजस्थान की प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो भील है। और भील जनजाति बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही क्षेत्र में, यानी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में भील जनजाति सर्वाधिक मात्रा में है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में है। गरासिया जनजाति सिरोही जिले के आबू रोड व पिंडवाड़ा क्षेत्र में है।
सांसी जनजाति सबसे ज़्यादा भरतपुर में है और सहरिया जनजाति 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसील में है। और भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में सहरिया जनजाति को ही शामिल किया है। आदिम जनजाति समूह में कौन सी जनजाति को शामिल किया है? सहरिया जनजाति को शामिल किया है। तो इस प्रकार से कुछ हमने 4 चैप्टर हमने पढ़ लिए 8वीं कक्षा के और बाकी के बचे हुए चैप्टर पढ़े थे 7वीं कक्षा के। इसके पश्चात अगले वीडियो में अपनी 8वीं कक्षा के पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे सारे जितने भी चैप्टर हैं उनके महत्वपूर्ण बिंदु। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये नोट्स कैसे लग रहे हैं और आप याद करने की कोशिश भी करना। ये आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। अगर आप रीड प्री की एग्ज़ाम दोगे तो भी आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित होंगे। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी राजस्थान का जो पहला अपना पेपर होगा उसमें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। अगले वीडियो के इंतज़ार तक के लिए धन्यवाद।